बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर मुल्क की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन तशवीशनाक होती चली जा रही है। अभी गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर भी जो अमवात रिकॉर्ड हुई वो 153 हैं, जो शरह के लिहाज से पाकिस्तान पहले 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही जुलाई के हवाले से यानी अगले महीने के अख्ताम के हवाले से कोरोना वायरस के केसेस की कुछ तादाद बताई थी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने, और उन्होंने कहा था कि खदशा है कि ये 10 से 12 लाख तक केसेस पहुंच सकते हैं अगर इसी रफ्तार से ये केसेस रिपोर्ट होते रहे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते हैं वो बहुत मुहलिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा भी जुलाई के आखिर में आ रही है। अब उस पर तैयारी की जा रही है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है कि इस ईद को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। एक तो इस पे बात होगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकली चीज़ें चल रही हैं इस हुकूमत के लिए, जो उनके इत्तेहादी हैं बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल, वो जिस तरीके से हुकूमत की इत्तेहाद से, हुकूमती सफ़ों से जो है वो बाहर आ चुके हैं, और उनका मानना ये है, वो कहते हैं कि उनकी बड़ी वजह अलहदगी की यही है कि उनसे जो बलूचिस्तान के हवाले से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और इसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि बलूचिस्तान को लेकर ही जो APC हुई उस पर एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मंजर आम पर आए। उन्होंने हुकूमत के हवाले से और एहतसाब के हवाले से बहुत सारी बातें की। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जब से 18वीं तरमीम को लेकर एक मौक़िफ़ सामने आया है, उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो 18वीं तरमीम के उनके बयान के ख़िलाफ़ तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक वार्न किया है कि अगर इसको तब्दील करने की या इसमें तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी तो सड़कों पर भी आया जा सकता है। इसके साथ दीगर जो चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि चीनी बहरान वाला मसला है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया है और ये कहा है मुतल्लिका इदारों को कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखें। इन तमाम चीज़ों पर, मुल्की सियासी मंजरनामे पर आज तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलमनिस्ट दानिश्वर हसन निसार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली जो एक इतना बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया में ही है और पाकिस्तान में भी हालात बहुत बिगड़ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, आपका इस पे एनालिसिस क्या है? ये हालात कब ख़राब हुए और ये जो सूरत हाल जुलाई में इतनी आउट ऑफ कंट्रोल जाती दिखाई दे रही है, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस? ये सादिया, मैं बयानदारी से अर्ज़ करूँ कि ये किसी तज्जिए से, किसी एनालिसिस से मावरा एक सिचुएशन है जी। समझने वाली बात यह है कि हम तो रूटीन के मामलात को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये नई बात नहीं है। प्री कोरोना अगर आप देख लो, उससे पहले गुज़श्ता गवर्नमेंट देख लो, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हमसे रूटीन के काम नहीं हो रहा है। क्या किया आपने एजुकेशन का, क्या किया आपने पॉपुलेशन मैनेजमेंट का, क्या किया आपने माफियाज का आज तक? तो ये तो एक और टाइप की इमरजेंसी है जिसके लिए तो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। तो अच्छे खासे मुल्कों की चूलें हिल गई हैं, तो आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं। कोरोना के बारे में तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। जो अशरों से जो मसाइल बद से बदतर होते जा रहे हैं, पाइपलाइन में मौजूद हैं, उनके इम्पैक्ट का अंदाज़ा है। अभी ये प्रेसिडेंट अलवी वो चीख रहे थे कि भाई ये पॉपुलेशन का कुछ करो, वो नई बात है, ओवरनाइट हुआ है, ये नहीं हुआ। आपकी एजुकेशन मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुकी है। मैं मातम कर रहा हूँ इस बात पे कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, तुम्हारा रॉ मटेरियल बड़ा घटिया आ रहा है। अच्छे से अच्छा तरखान भी एक दीमक ज़दा लकड़ी का क्या कर लेगा? एक जंग ज़दा लोहे से कोई लोहार होगा, वो क्या करेगा? लेकिन ये कोई किसी ने एड्रेस नहीं किया इन मसाइल को जी। इस मुल्क का साबिक गवर्नर स्टेट बैंक किताब लिखता है और उसका नाम, ये इस गवर्नमेंट से पहले की बात है, उसका नाम रखता है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। डॉक्टर इशरत की किताब की बात कर रहा हूं मैं। तो जिस मुल्क में ऑब्वियस किस्म के मसाइल सामने नजर आने वाले, वो हल करने की एबिलिटी या नीयत नहीं है, अहलियत नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा,
उसमें एक उफ्ताद आ पड़ी है, आसमानी एक वबा है जिसका किसी को सर पैर ही नहीं पता। डिफरेंट किस्म की कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट की जा रही हैं। उसमें अगर ये नाहली हो रही है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, और उस पर तजिया क्या करना यानी है? ये भी मुनासिब नहीं है जो जिस तरीके से मिसाल के तौर पे इस बजट को ले लीजिए, जो इसमें बताया गया कि बहुत सारे अहदाफ, बहुत सारे टारगेट्स इसलिए पूरे नहीं हो सके कि सारे का सारा मलबा जो है वो कोरोना पे डाल दिया। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि वो प्री कोरोना जो सिचुएशन थी या जो आपके टारगेट्स थे तब भी तो अचीव नहीं हो पा रहे थे, तब भी आवे का आवा इसी तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। देखें, नहीं सादिया, यहाँ थोड़ा सा आप सादगी कर गए हो। मेरा प्रोमो साल हा साल से चल रहा है, सुना होगा आपने, वो चलता रहता है वो, और वो कुछ साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना नहीं है, जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ चल रहा है। उसमें एक जुमला है कि इस मुल्क का हर बजट एक फ्रॉड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रस्मी कार्रवाई है, ये एक रस्मी कार्रवाई है, एक रस्म है जो पूरी की जाती है इस मुल्क में। और बजट कहाँ होता है? आमदनी आपकी कुछ है, अखराजात आपके कुछ हैं, कर्जे आपके आसमानों को छू रहे हैं, तो बजट बना के क्या कर रहे हो आप बाजीगरी कर रहे हो। एक फॉर्मेलिटी है, ये एक कार्रवाई है जो आप कर रहे हो, यू आर बाउंड टू डू इट। सही। साल में 1 महीना ऐसा होता है जिसमें आपने ये कारीगरी दिखानी होती है। और बजट कौन सा? ये मुझसे लोगों ने पूछा पिछले दिनों, तो मैंने कहा यार आप सब्र करो थोड़ा, महीने 1.5 महीने में घर आके आपको बता देगा मैं कैसा हूं। बिल्कुल। हम जैसे मुल्कों में बजट शजट कोई नहीं होते, जगलरी है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये जगलरी है, एक फॉर्मेलिटी है, एक रस्मी कार्रवाई है जो हर हुकूमत ने करनी होती है, वो इनकी हो या उनकी हो या उनसे पहलों की हो। ये सारा मसलसल जब से होश संभाला है यही कुछ देख रहे हैं ना। बिल्कुल। अभी भी तो कह दिया गया कि ये एक मोहम्मद अली टैक्स फ्री बजट है, आवाम के लिए कोई टैक्सेस नहीं यार, रिडिकुलस। जब से होश इस खित्ते की तारीख उठा के देख लो, सिर्फ एक बजट था चौधरी मोहम्मद अली का, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे। उनके बजट को कहा गया, और वो मीडिया में भी, जो भी मीडिया था उस जमाने में, ओ मैन्स बजट। उसके बाद कोई बजट बताएं आप, सवाए धोखे के, फ्रॉड के, फ्रेब के, शराब के। साल में कई बजट आते हैं, तो इसलिए बजट वगैरह, ये बजट हो गया, कोरोना हो गया, ये तो आप अपने ना दिलो दिमाग से निकाल दो। ये वेस्ट ऑफ वोकैबुलरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है इन पे बात करना। सही, ये भी दुरुस्त है क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही यही रही है। और आप जो कह रहे हैं वो ऑब्वियसली माजी को देख के ही कह रहे हैं कि आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा। एक रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, और आवाम को अगर मैं ये कहूँ कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, ये दावे करके कि आवाम के लिए बहुत सहूलतें आ रही हैं और आवाम के लिए बहुत रिलीफ है, ऐसा होता नहीं है। मूविंग ऑन, सर ये बताइएगा कि ये हुकूमत जो ऑब्वियसली ऑलरेडी बड़ी रेजर थिन मेजॉरिटी रखती है, अब उसके एक और इत्तेहादी जिस तरीके से अलहदा हो गए ये कह के कि बलूचिस्तान के हवाले से वादे हमारे साथ पूरे नहीं किए गए, अख्तर मेंगल साहब, और उनसे मुलाकात हुई, हुकूमती वफ्द उनको मनाने में नाकाम हो गया। ये कोई इशारा है किसी जानिब मामलात के जाने का, या फिर इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग? नहीं, रूटीन भी नहीं आप कह सकते, इशारा भी हो सकता है। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। एक बात आप थोड़ी सी जहन में रखें, इसके 2 पहलू हैं। एक तो जिनकी तरफ आपने इशारा किया, दूसरा इसका पहलू ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने सरदारी निज़ाम को सतही तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, बड़ी धूम मची थी इस मुल्क में, सरदारी निज़ाम का बलूचिस्तान से खात्मा हुआ। इस तरह खात्मे नहीं होते, इस तरह के अजाबों से जान इतनी आसानी से नहीं छूटती। ये एक फेज्ड आउट, सोचा समझा, सब्र ज़ब्त तहम्मुल के साथ एक्सिक्यूट किए जाने वाला प्लान होता है। बुनियादी तौर पे जब तक सरदारी निज़ाम है बलूचिस्तान के अंदर जी, उसका अंजाम वही कुछ होगा जो इससे पहले होता रहा है। ये मैं बड़ी एक एकेडमिक किस्म की बात कर रहा हूं। जैसे पिछले कुछ अरसे से मैंने एक बात करनी शुरू की है कि ये बिल्कुल मसाइलिस्तान में तब्दील हो चुका है ये मुल्क। अगर आप 15 से 20 साल का रोड मैप दे के
लोगों को एतमाद में नहीं लेते। एक बार आपको झटका देना होगा लोगों को कि यहां कुछ नहीं होने वाला। ये रोड मैप है 15 साल का, उसको आप रिविजिट करते रहो साथ साथ। ये कुछ अल्लाह माफ करे कोई वही तो नहीं है वो, उसको रिविजिट करो, लोगों को बताओ कि फर्स्ट 5 इयर्स ये होगा, नेक्स्ट 5 इयर्स ये होगा, नेक्स्ट 5 इयर्स ये होगा। एक नस्ल मजीद कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, फिर तो भी मुमकिन है कोई कोई हमारी सम ठीक हो जाए। उसकी वजह है कि हम कहते हैं ना कि ट्रैक पे चल रहा है मामला, हमारे यहाँ ट्रैक चोरी हो चुका है। ये जो आके ख्वाब फरोशी शुरू हो जाती है ना कि यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे, इतने घर बना देंगे, नौकरियां, वो कैसे भाई? होमवर्क तुमने किया नहीं, मुल्की हालात सामने हैं, मतलब किसको कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई अकल की बात नहीं, कोई दानिश की बात नहीं मैं कर रहा। ये मुल्क कोई आए और कहे कि 5 साल की मेरी टर्म पूरी होगी और जब मैं जाऊंगा तो हर चौक से यहाँ दूध के और शहद के चश्मे उबल रहे होंगे, रिडिकुलस बात है। मिनिमम 15 इयर्स प्लान, प्राइमरी एजुकेशन से लेके आप वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक जैसे संगीन मसाइल को एड्रेस करो, उसके बाद सोचना शुरू करो कि शायद पिक्चर वाजे हो जाए। यहां तो जानता ही कोई कुछ नहीं है। कदम कदम पे ऐसा भयानक सवाल का सामना है आपको। 5 साल में सवाल ही नहीं पैदा होता। ये टोटल झूठ है। 15 से 20 साल ठीक है का आपको रोड मैप दे के उसको एडवर्टाइज करो, सही है, इनवाइट करो, मुशावरत दो, लोगों को इन्वॉल्व करो और एक दफा ठंड डाल दो। हम देखो, हम उजलत पसंद लोग हैं, हम इधर डालना चाह रहे हैं, उधर से निकालना चाह रहे हैं। ये नहीं होना अब। ठीक, ये तो मुझसे से भी आगे का काम है। तो लोगों को एतमाद में लो, लोगों को आसाबी तौर पे, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे आप तैयार करो कि भी ये 15 साल कम से कम खड़े होकर मार खानी। ठीक, अच्छा, लेकिन कम से कम जी ये जो आपने कहा ना कि मसालिस्तान बनता जा रहा है, इस पे मैं ऑब्वियसली आगे चल के बाद में बात करूंगी कि बहुत सारे क्लेम्स इस हुकूमत के भी, जिनका हवाला आपने भी दिया, लेकिन ये जो आपने सरदारी निज़ाम का हवाला दिया और बलूचिस्तान के इशूज़, ये सारे उसमें इंक्लूडेड हैं जो 15 साल से पहले ख़त्म नहीं होंगे, रिजॉल्व नहीं होंगे। बट ये अगर हुकूमत की मेजॉरिटी ही इस तरीके से कम होती है, इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जाते हैं। पिछले दिनों काफ लीग के हवाले से भी बड़ी नाराज़गियाँ सामने आई, अब ये बिल्कुल ही अलग होकर आज़ाद बेंचेस पर बैठ गए। तो ये आने वाले दिनों में हुकूमत ख़त्म करने का कोई इंदिया आपको नज़र आ रहा है? कुछ इस तरीके के मामलात हो सकते हैं? वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मिल भी गया तो, मुनीर नियाजी साहब का है, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखें, ये चले भी जाएंगे तो क्या होगा, ये बैठे भी रहेंगे तो क्या होगा। नवाज शरीफ चला गया, कौन सी तोप चला लिया आपने? उससे पहले जरदारी साहब रुखसत हुए, उन्होंने कौन सी तोप चला ली थी? जो ये चला लेंगे, ये चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। 15 से 20 साल बच्चे को एतमाद में लो, फरेब देना, धोखेबाजी बंद करो, बताओ कि नहीं हो सकता। आप ये जो 15 से 20 साल की बात कर रहे हैं, अब ये अवाम को एतमाद में, यहाँ पे तो वो हालात है ना जो आपने कहा कि यहाँ इलेक्शन कैंपेन होती है, आप इलेक्शन कैंपेन में अवाम को ल्योरिंग करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, इतनी करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, इतने घर बना देंगे, होता कुछ नहीं है। 5 साल उसी तरीके से ख़त्म होते हैं, अवाम फिर उन्हीं लोगों को वापस ले आती है। और ये माजी की मिसालें सामने रखते हुए ये मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये इनिशिएट कौन करेगा? ये कौन 15 से 20 साल का प्लान पे, ये हुकूमत का काम है या ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, एग्जीक्यूटिव करे, तमाम इदारे बीच में आए, कैसे होगा? यहाँ पे तो 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली की बात की जाती है तो लोग सड़कों पे आने की बात करना शुरू हो जाते हैं। बंदे को माकूल बात करनी चाहिए, मकबूल बात बहुत हो चुकी है इस मुल्क में। ये मेरा इशारा बहुत वाज़ेह है, 15 साल कौन करेगा, लगातार 3 बार कौन रिटर्न होगा। अभी कल मुझे एक बहुत वो चुके बहुत सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी, मैं नाम नहीं लूँगा जी, को बात हुई, उन्होंने कहा जी कि इमरान की मकबूलियत डैमेज हुई है, पीटीआई की ख़त्म हो गई है। तो 15 साल, जब मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 साल का रोड मैप और लोगों को एतमाद में लो, उनको ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, जज्बाती तौर पे तैयार करो, ये लोगों की एजुकेशन भी होगी।
तो वो कौन कर सकता है? डू आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन? इस जमहूरियत ने जो आपको पहले दे दिया, ये आइंदा इससे बदतर देगी। उसकी वजह है एक खास तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। भी मेरा मेरे कॉम्पिटेंस का एक लेवल है सर्टन, मेरा सच में हाथ से निकला हुआ है काम। ये बहुत सारे काम हैं, ये आपको बैक वक्त बेशुमार सर्जरीज करनी पड़ेंगी, सही, साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी। तो जब तक वो नहीं होगा तो आप अपने आप को धोखा देते रहो। इब्ने इंशा की किताब का एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं, उसमें एक कार्टून है उनकी, वन ऑफ हिज बुक्स, मेरा ख्याल है उर्दू की आखिरी किताब को इस तरह का है। उसमें एक आदमी गधे के ऊपर बैठा है, उसके हाथ में एक स्टिक है, स्टिक के एंड पे फॉडर है, चारा लटक रहा है, पट्टे लटक रहे हैं, और गधा ये सोच के पागलों की तरह भाग रहा है कि उसके और चारे के दरमियान, फॉडर के दरमियान, पट्टों के दरमियान बस 2 इंच का ही तो फासला है। लेकिन वो 2 इंच का फासला खत्म होने में ना आ रहा है, ना कभी आएगा। इस कौम के साथ यही हो रहा है। इसके ऊपर सवार हैं और सवार के हाथ में एक डंडा है, डंडे के आखिर पे पट्टे लटक रहे हैं और भागी जा रही है वो कि ये रोटी लटक रही है और मेरे और रोटी के दरमियान 6 इंच का तो फासला है। ये 6 इंच का फासला कभी खत्म नहीं होगा, ये लंबा होता चला जाएगा। हर शॉर्टकट इस मुल्क का पेंडा मजीद लंबा करेगा। मेरे मुंह में खाक, जो दिल करे सजा दे देना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सही। मैं थक हार के इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है। ठीक, नो शॉर्टकट No ऑल। क्या आप ये कह दें कि साल के बाद चीजें ऐसी हो जाएंगी, 2 साल में हम ये कर देंगे और 5 साल जब हुकूमत खत्म होगी तो हम अवाम के लिए छोड़ के जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। आप कह रहे हैं 15 से 20 साल जो है ना, वो अवाम को ये मुश्किल काटनी पड़ेगी और प्रॉपर रोड मैप जो है वो अवाम को दिया जाए, उस पर एतमाद में लिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं हसन निसार साहब से। हसन निसार साहब, अभी भी जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे के दौरान, एक तरफ तो कोरोना पैंडेमिक है, आपका उस पर कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन जो चीज़ें जो गवर्नेंस के थ्रू सही हो सकती थी वो भी ख़राब होती चली गई। आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, अब इतने रोज़ से बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल का बहरान है, वो जो है वो आवाम को मिल नहीं रहा। अब ये जो वीक गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ये क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, जो कि बाकायदा आवाम को ये बताते थे कि उनके पास होमवर्क है, उनके पास टीम है, वो आएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो चीज़ें मुल्क में मौजूद हैं वही आवाम को ना मिलें तो फिर किसका कसूर है? देखें सादिया, ये गवर्नेंस वहाँ होती है जहाँ मामलात टूटे भज्जे सही लेकिन एक रूटीन में चल रहे हों। यहाँ नथिंग इज इन ऑर्डर। ये पता क्या केस है जी, ये इस तरह ही है जैसे किसी आदमी के सर पे तूड़ी, उसे उर्दू में शायद भूसा कहते हैं, तूड़ी की बहुत बड़ी पांडो गठड़ी, वो चौक में खुल जाए और आंधी आ जाए, अब वो तूड़ी कौन समेटेगा? देखें, ये गवर्नेंस हम कह देते हैं, गवर्नेंस क्या चीज है? ये रिले रेस की तरह। भाई, आप जा रहे हो, आपने मुझे वो पकड़ा दिया, वो बीटन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसको जी। आपने मुझे, अच्छा 5 साल मैं भागा हूं तो मैंने आगे किसी को पकड़ा दिया। यहां तो सर पैर ही कोई नहीं। मुल्क के असल मसले क्या हैं एड्रेस ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रही। ना कोई चीज खालिस मिलती है और प्लाज्मा बेच रहे हो। गैर जो हैं वो ईदों पे चीजें सस्ती कर देते हैं। तुम्हारे लिए सीजन ही वो होता है, रमजानुल मुबारक से लेके ईदों तक। ऐसे ही, यानी
गरीब आदमी एक दूसरे की खाल उतार रहा है, कोई किसी को माफ करने पे तैयार नहीं। वो कब्जा ग्रुपों से कब्रिस्तान आपके पनाह मांग रहे हैं। अभी मैं कल परसों किसी चैनल पे देख रहा था कि कब्रिस्तान पे कब्जे, तो ये अच्छा ये कमाल है भाई। अच्छा एक बात, अब ये बात पता नहीं कुछ शायरी लग रही है इनको, काफ़ी देर हो गई है लिखते हुए कि इस मुल्क का इक्तसादियात नहीं प्रॉब्लम, अब मुझे संसार कर दो, अखलाकियात प्रॉब्लम है। बिल्कुल। वर्क एथिक्स नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। पंक्चुअलिटी, कौमों के राइज एंड फॉल, ये हम तो मारते रहते ना इधर उधर हवा में बातें। 9 पॉइंट्स थे उस रिसर्च के, नंबर 1 वाज पंक्चुअलिटी। यहां कोई बंदा कहीं अपने टाइम पे पहुंचता ही नहीं। हमारे यहाँ तो सर कॉन्सेप्ट उल्टा है, अगर आप टाइम पे कहीं किसी जगह पहुंच जाएं तो अगला बंदा कहता है ये बहुत ही वेला है। तो हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, यहाँ बहुत कुछ ठीक होने वाला है। मैं 22 करोड़ हूं, मैं ट्रैक से उतरा हुआ हूं। आपका लेवल क्या है? 3 बंदे मोटर बाइक पे बैठे, उनको शैतानों को ये पता है कि यहां कैमरा है। जब वो सिग्नल को वायलेट करके निकलते हैं, जो तीसरा पीछे बैठा है, आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज, अब पुरानी बात है 3, 4, 5 महीने, वो पीछे नंबर प्लेट पे हाथ रख देता है। उसका करोगे क्या? 2, 4, 10, 20, 50 प्रॉब्लम्स। 22 करोड़ बंदा, 22 करोड़ जीरो, 22 करोड़ मसाइल। ये इसको नहीं इस तरह होना। और टाइम जाया करना कर लो, 72-73 साल जाया करके अब होश आई इनको कि कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ाओ। इस पे खुश हो रहे हैं, होना चाहिए। जिन लोगों ने किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपको भी मुबारक हो। लेकिन ये काम देखो, कुरान पाक वर्ड ऑफ गॉड है, बिल्कुल, और ये कायनात वर्क ऑफ गॉड है। इनका रिश्ता तुम्हारा समझ, अगर तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड की समझ नहीं आ रही, ऐसे करने बहुत नहीं है। 72 साल बाद चौधरी सरवर, चौधरी परवेज लाई, जो लोग भी इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता तफसीलात का, जिन लोगों का इनिशिएटिव काबिल मुबारक। आपसे तो ये नहीं हुआ। इस मुल्क में आई वॉज अ स्काउट, आई वॉज अ कायद-ए-आज़म स्काउट व्हेन आई वॉज अ किड। लायलपुर में मेरी हुई है, तो स्काउटिंग 8 बाजारों की ट्रैफिक हम साल में 1 महीना कंट्रोल किया करते थे। छुट्टियों में 1 महीने हमारी ड्यूटीज लगती थी। 8 बाजारें जो घंटा घर के इर्द गिर्द हैं, उन बाजारों में हम लोग, और कभी हमें किसी ने नहीं डांटा। हम कह रहे अंकल नहीं, गलत जगह पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो फलाना, अच्छा बेटा जी करके वो शेख नीम खानदा कारोबारी लोगों का शहर, वो प्यार। स्काउट्स कहाँ गए? तालीमी इदारे देखो आप सही कह रहे हैं कि इखलाकियात का मेन मसला है। बिल्कुल, आपकी इक्तसादियात खुद ही संभल जाएगी। मैं काम ही नहीं करता। पंक्चुअलिटी, वर्क एथिक्स चीज ही कोई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े, मैं आपका क्या बताऊं, अब कदम कदम पे सुहाने रूह खुद बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि 1/4 ऑफ अ किलोमीटर, 1/8 उस बाजार में एक ही चीज की जितनी दुकानें उतनी कीमतें, जितना गाहक जितनी दुकानें उतनी कीमतें। जो मोटर बाइक है उसको कुछ और बताएंगे, जो 800 सीसी पे और एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओए आप मरे हुए जानवरों की अंतड़ियों से, ये टीवी पे देखा है मैंने। दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं आपको, कि केमिकल ज़दा दूध हजारों लीटर गिराया गया, और किसी ने उससे पूछा, उस शैतान से, उस इब्लीस से, कि क्या अपने बच्चों को ये दूध देते हो? तो वो इंतहाई ढिठाई से कहता है, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं। वो ये हाल है आपका। आप इकोनॉमी बनाओगे, वो इकोनॉमी इस तरह नहीं बनती। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखलाकियात ही सही यहाँ पर नहीं हो रही हैं, तो खास तरह की अखलाकियात होती है।
कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, शॉर्ट ऑर्डर आया है, वो उस पर आपकी राय मैं ज़रूर चाहूँगी कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो स्टे ऑर्डर था वो तो हटा दिया और ये भी कह दिया सारे इदारे इस कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई भी करें। ये सही मानों में आपको लगता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सामने आ पाएंगे? बहुत अपोजिशन को आप सुने तो वो कहते हैं जी जहांगीर तरीन को तो मुल्क से बाहर भगा दिया, वो तो है ही नहीं। कुछ और लोगों के नाम आए, उनकी रीशफलिंग कर दी कैबिनेट के अंदर, छोटी वजारत से हटा के बड़ी वजारत दे दी। सो आपको लगता है कि ये वाकई जो इमरान खान का मिशन है कि माफिया से लड़ना है, वो हो पाएगा मुकम्मल? मैं देखिए सादिया, इसमें ये लड़ना जो है ना, लड़ना ये बस एक वो काउबॉयज़म और एक मैचो मैन, ये वो ठीक इस तरह होता नहीं। होता क्या है, सिंध के डाकुओं को आम माफ़ी मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा माफ़ी, मेरा को फुपीदा पुत्र है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको, ये है नहीं, हिकमत है। मैंने एक बार मुस्तफ़ा कमाल नहीं, हमारे कराची वाले, ठीक है, एक बार मैंने उनसे कहा कि देखो प्योर 100% पॉलिटिक्स भी करनी है तो हुजूर की सीरत को एक पॉलिटिशियन के तौर पे पढ़ो। उनसे बड़ा स्टेट्समैन कोई नहीं। बिल्कुल। देखो किस सिचुएशन को उन्होंने कैसे हैंडल किया था, ये इस तरह होता नहीं। और आप ये जो बात कर रहे हो केस, वो कहते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियात, दिलों में तो कोई नहीं झांक सकता ना, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो इसका भी नतीजा आ जाएगा। बट मैं ज़ाती तौर पे पर्सनली मैं इतना नहीं ज़िंदगी में कभी अपसेट और डिस्टर्ब हुआ जितना मैं अब हूँ। इस मुल्क में बच्चे रहेंगे, टू टेल यू ऑनेस्टली, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो वो अच्छा, ये इस केस का जो भी फैसला हो, मुझे बताओ आप एक कॉमन मैन की, एक आम आदमी की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सही। कौन सा इदारा है जो इससे इंप्रूव कर जाएगा? कुछ और है कहानी। इस मुल्क के इश्यूज का मैं जाती तौर पे, एक हम्बल आदमी के तौर पे, मैं ये समझता हूं कि इनके इस मुल्क के इश्यूज की लोगों को समझ आ ही नहीं रही। बिल्कुल ही गामे माजों की तरह एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि इसको यूं तोप चला लो, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे, उसको यूं कर लेंगे। भाई पकड़ लो, कर लो जो करना है, नहीं निकलेगा नतीजा। सोच सोच के मैंने एक अपनी तरफ से एक जुगाड़ लगाया है, वो मैंने पेश किया। तो उसके अलावा अगर कुछ हो जाए तो सुभान अल्लाह, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ये बात दुरुस्त है कि उससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम को फिर या तो चीनी मिलेगी नहीं, फिर कोई नया बहरान आ जाएगा, और अगर मिलेगी तो फिर उस कीमत पर नहीं मिलेगी जिस पर मिल रही थी, वो महंगी हो जाएगी। ये बात आपकी दुरुस्त है। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आते हैं, हम इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम बात करें जनाब हसन निसार साहब से। हसन निसार साहब, अभी पिछले दिनों गो के इस पे बहुत अरसे से कुछ बयानात आते रहे वज़रा के, लेकिन अब क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद ये बात कर चुके हैं तो इसको हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी समझा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ अनामलीज़ हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब इस पे एक शोर मच गया उनके ख़ुसूसी तौर पे इस स्टेटमेंट पर, जब उन्होंने कहा कि वज़रा आला के पास ऐसे इख्तियारात चले गए जो कि डिक्टेटर्स के पास थे, जो कि आमिरों के पास हुआ करते थे। सो डू यू एग्री विद दिस कि ये चीज़ें जो हैं वो रिव्यू के ज़रिए ही तब्दील की जाएंगी, या फिर मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि अगर उनके पास डिक्टेटर्स वाले इख्तियारात हैं तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वो निचली सतह तक मुंतकिल हों इख्तियारात, जो कि नहीं हो रहे? मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम इस मुल्क के साथ हाथ था, वारदात थी वफाक के साथ। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, जब ये तरमीम हुई थी तो मैंने लिखा था कि बहुत बड़ी वारदात हो गई है। उन्होंने इंश्योर कर लिया कि केक का ये हिस्सा, जी, चूँकि उसकी वजह है कि यहाँ सिंध में ये जो क्लैन हैं भुट्टोज़ कह लें, जरदारीज़ कह लें, वटेवर, उनका ख्याल है कि वो अब
क़यामत तक। प्रॉब्लम यही है कि इस तरह के हर ख़ानदान के साथ या लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, इनको पता नहीं कि मुग़लों की बेटियों को बावर्चियों से शादियाँ करनी पड़ी थीं। आंसू नहीं रुकते आदमी के। ऑटोमन एम्पायर की एक प्रिंसेस का मैंने डायरी पढ़ी थी कि हम 3 कॉन्टिनेंट्स पे मैं हुक्मरान रहने वालों की औलाद हूँ, ना मेरा को मुल्क है, ना घर है, ना शहर है, ना मेरा को आगा है, ना पीछा है, चूँकि वो ज़बरदस्ती एग्जाइल पे भेज दिए गए। लेकिन जब तक इक़्तिदार में ये पता नहीं क्या है कि बुखार होता है कि ये चलता रहेगा। भुट्टो से चला, बेनज़ीर को आया, अब इधर मुंतकिल हो गया, जरदारी साहब आए। अच्छा, इन्होंने बेसिकली इंश्योर किया था, पाकिस्तान इनके लिए केक है, पाकिस्तान इनके लिए एक हाउसिंग सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ हाउसिंग कहते हैं, इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी। तो ये इन्होंने इंश्योर किया था, चूँकि जरदारी साहब बेसिकली ज़हीन आदमी है, इस पर कोई शक नहीं। दानिश खूबसूरत चीज़ होती है, जहानत ख़तरनाक भी होती है। दानिश में एक दर्दमंदी का एलिमेंट होता है, जहानत वो ईवल कहते हैं ना जी, ईवल जीनियस भी हो। अच्छा खैर, उनको साफ नज़र आ गया, इट वॉज रिटन ऑन द वॉल, कि इनकी कहानी ख़त्म हो गई है। पंजाब इनका कला था, इनके हाथों से जा निकलने के बाद वो नवाज शरीफ एंड कंपनी को मुंतकिल हो चुका है। ये दे विल बी कन्फाइंड टू सिंध। सही। इट वॉज हिज ब्रिलियंट आइडिया, और I am sure it was very easy for him to convince a man like नवाज शरीफ कि यार कल को ऊंच नीच हो जाए कोई तो आइन में ये इतनी सी टेम्परिंग कर लेते हैं, पंजाब में तुम छर्रे उड़ाना ठीक है, अपनी सिखाशाही मैं नेगेटिव मानों में नहीं कह रहा। रंजीत सिंह वो द ब्रिलियंट रूलर, वो जो उसके बाद वाले आए वो अहमक थे। बहरहाल पंजाब में तुम मौज करना है, इधर हम मौज करेंगे, और मौज लगी हुई है उनकी। बिल्कुल सही। कहानी खत्म हो चुकी है प्रैक्टिकली, इट इज नो मोर एन। और मीडिया इतना, मुझे मीडिया की समझ नहीं आती आज तक। पीपल्स पार्टी को इतनी संजीदगी से लिए जा रहे हैं, जो अब एक प्रेशर ग्रुप से ज़्यादा स्मार्ट मैनिपुलेटर्स कह लें, पावर ब्रोकर्स कह लें, ये रला मिला सा कोई काम है। वो जो होती थी चारों सूबों की जंजीर जी, 86 में जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो ये जो स्लोगन था बड़ा पॉपुलर हुआ भुट्टो के होते हुए। उसकी पंजाब में एक फैसला कौन सा सूबा है, ये अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है, फैसला कौन सा सूबा है, वहाँ उनकी औकात ही, उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते। तो मुझे बेवकूफ़ को तो शायद पता ना हो, उनको पता था, और वही हुआ। ये विफाक की जमात जो है वो सुकड़ के एक सूबे तक की जमात हो गई। उन्होंने कहा जी कि सूबा ये तो बिल्कुल, ये जो है ना, ये हमारी चरागाह तो इसको यकीनी बनाना। और वो सारी वारदात मैंने तब भी कॉलम, देखो मैं आज ये बात नहीं कर रहा जी, और ना ये कोई ड्राइंग रूम गॉसिप है, उस जमाने के कॉलम निकलवा के देख लें। जब ये 18th अमेंडमेंट हुई है, मैंने तो ये लिखा था कि यार ये लोग पता नहीं किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके साथ वारदात हुई है, इनके साथ हाथ हुआ है। तो मैं तो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि अगर यार अल्लाह करे अकल है, ऐसी तैसी है को बंदा बात करे, क्या मुल्क को मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। रेसिपी फॉर डिजास्टर, मुस्तकबिल आप कहत के हवाले आप बात करने को तैयार नहीं, डैम नहीं बनाने देंगे, वो क्या मजाक बनाया हुआ है। लेकिन इस पे खाला जी का बाड़ा है सही, लेकिन इस पे हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी ईगोज जैसे हर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई इसको रिव्यू की बात करता है, इस पे तरमीम लाने की बात करता है, 102 शिकें इसकी, अब उसके अंदर भी आप बात करने को तैयार ना हो, आप कहें कि जी सड़कों पर आ जाएंगे अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया। हालांकि अब तक आइन में 26 तरमीम हो चुकी हैं। किसी और मामले पे इतना सेंसिटिव हमें कोई नजर नहीं आया जितना इस तरमीम को लेकर। ना 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 ईगो शीगो वाला कोई मसला नहीं है भाई। ये धंधे की बात है, ये धंधे की बात है। आपने इक्तिसादी दुम पे पांव रख दिया है भाई, ये किधर से आ गई, ईगो शीगो कहां से आ गई। धंधे का रोकड़े का मामला है, वो पैसा, ताकत, इक्तदार, इख्तियार जी, ईगो शीगो कोई नहीं है भाई। आप देखो ना जर्नलिज्म, ये जो हमारी कम्युनिटी है इसके अंदर बेतहाशा रिजेंटमेंट है। वो सही है या गलत है वो बहस फिर अलग है। बेतहाशा रिजेंटमेंट है,
ये मैं जो कह रहा हूं 15 से 20 साल का रोड मैप, ये इसके अलावा नहीं होना भाई। बाद में कर लेना जमहूरियत का शौक पूरा। और फेस्ड आउट प्लान था इवन इंग्लैंड, जो माँ है जमहूरियत की, बिल्कुल पकड़ गए रोगनी नानों को, कीमे वाले नानों को। आपने क्या बैलेट बॉक्स क्या है? बैलेट बॉक्स प्रैक्टिकली अवाम की इज्तिमाई कब्र है। ना इनको तालीम दी, ना इनको शऊर दिया। भुट्टो साहब को बहुत, और मैं खुद, मैं जिंदगी में 2 बार जेल गया, 3 बार गया, 2 बार, सिर्फ उस आदमी के लिए जिसको मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं। किया क्या उसने? उसने कहा लोगों को जी जबान दी, अच्छा ज़हन नहीं दिया, जबान दी, अच्छा लोगों को हुकूक दिए, हुकूक का शऊर दिया, अच्छा फराइज का नहीं दिया। वो ये लीडरशिप का काम है, ये किसी बंदे का काम है। बाप इस तरह करता है, लीडर इस तरह करता है। कायनात के सबसे बड़े आदमी की मिसाल सामने। और नहीं, ये दरिया के 2 किनारे हैं सादियां जी, फराइज और हुकूक। एक किनारा टूट जाएगा तो दरिया अपनी औकात से बाहर निकल जाएगा और सैलाब आ जाएगा। वो सैलाब आया हुआ है यहाँ, और ये बढ़ता जा रहा है, ये खतरे के निशान से आगे निकल चुका है। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। सही, टोटल गलत होगी सर। एक तो ऑब्वियसली जो पूरे के पूरे निज़ाम को, या फिर जो आपने शुरू में कहा था कि रोड मैप 15-20 साल का दें और उसी पे काम करें, ये 5 साल में चीज़ें हल होने वाली नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो इतने दावों के साथ इमरान खान साहब आए थे, उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है उस सूदो ज़िया से पीटीआई आगे गुजर गई। 2 साल होने वाले हैं, तो प्रैक्टिकली तो 3 से 4 साल के दरमियान ही होता है। अब अगला साल तो वैसे ही निकल जाता है हाथ से जी। आपकी तो सुनता मानता ही कोई नहीं। और मेरा ख्याल है कि लोग बड़े धीरे से, बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने पीटीआई की हंडिया हल्की आंच पे चढ़ाई हुई है। वो प्रेशर, वो कुकर में नहीं बन रही। बिल्कुल, ये हंडिया जो है ना, ये हल्की आंच पे चढ़ाई हुई है। 3 साल के बाद जो 4था साल होता है, वो तो प्रैक्टिकली कुछ और टाइप का साल होता है। वो तो फिर इलेक्शन का, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन ईयर बन जाता है। बिल्कुल, बहुत सा। हाँ। तो इनके पास टाइम क्या है? 2 साल हो गए, साल एक और है। अब साल में कौन सी तोप चला लेंगे? मेरी समझ से बाहर है। मैं कहता हूँ ये देखें, मैं मेरे नज़दीक के मुल्क में ये इक़्तिसादियात और फलानी इकॉनमी पता नहीं क्या टीका लगा हुआ है इनको। विजन नहीं है, डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान के हर शहर के हर बड़े चौक से तेल निकल आए, फिर भी मसाइल हल नहीं होने। ये बड़ी अजीब बात कर रहा हूं मैं। आपका ह्यूमन मटीरियल, आपने नस्लें उजाड़ दी आपकी। आपको मैं मिसाल नहीं दे रहा। जाली नंबर प्लेट देखें, बात सुने, कैरेक्टर देखें कौम का, इस पे कोई रोकता ही नहीं। क्या गाड़ी के अंदर 2 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कोई रखा हुआ है, वो एक इतना सा पुर्जा, वो ठोंस देते हैं जहां वो सीट बेल्ट नहीं लगाते, बिल्कुल, ताकि वो गाड़ी जो चीखती है, गाड़ी प्रोटेस्ट करती है, गाड़ी आपको गालियां देती है, बेल्ट ना लगाएं और वो आवाज से बच जाए। ठीक है, वो घटिया सा को पुर्जा। ये मेंटालिटी किसकी? मुतमव्वल लोगों की, खाते पीते लोगों की। मैंने अपने करीबियों की, आप इंसिस्ट करो मैं नाम भी बता दूंगा। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम कैसे लोग हो? बेल्ट नहीं लगानी। हमारी ट्रेनिंग है इस तरह की, गाड़ी में बैठते ही बेध्यानी में हाथ जाता है इधर बेल्ट की तरफ, वो रखा हुआ है कि गाड़ी जो गालियां निकालती है, ये कहती है बदतमीज हो, बेवकूफ हो, जाहिल। सर कुछ और लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो बेल्ट जो है वो सीट के पीछे से ला के वो बांध देते हैं। वो जो पर्पस है वो फिर भी पूरा नहीं होगा। और बात सुनो, आप इन लोगों की मौजूदगी में इकोनॉमी बेहतर करना चाह रहे हो तो बीबी मैं तो नहीं होने देता, करके देता। ठीक, चलें सर, बिल्कुल सही है। बड़ी स्केरी पिक्चर है, बट आई जस्ट होप कि ये चीज़ें फिर भी अगेन वही है ना, इंसान जो है वो होप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। बट यस, ये 15 से 20 साल वाली आपने जो बात एक्सप्लेन की है वो समझ में आती है कि इस तरह की रोड मैप ज़रूरी है। एक बात आप चलते चलते सुन लो। इस तरह की होप खौफनाक होती है।
ये याद रखना। और ये जो कहते हैं ना घबराना नहीं, घबराना, फियर्स एंड फोबियाज, खौफ बड़ी पॉजिटिव चीज भी है। सही। ये हमारा मुंह उठा के बातें करना शुरू कर देते हैं। फियर्स एंड फोबियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जलजला आता है, बाहर नहीं भागते। आप स्लो मोशन में क्या करोगे, आप नंबर संबर नाचना शुरू कर दो। जलजला आ रहा है जी, सुभान अल्लाह जी, क्या बड़ा मजा आ रहा है जी, घर पूरा झूम रहा है। वो फियर्स, बड़ी खौफ, घबराना अच्छी बात है। सही। एक खास मानो है, एक किताबें हैं इस पे, एक किताब है फियर्स एंड फोबियाज, वो बताते हैं कि इसका पॉजिटिव पहलू क्या है। सही। आदमी गुर्बत से लड़ता है, गुर्बत से, खौफ की वजह से। Fears can help you make the गुमनामी right से लड़ता है। decisions। बिल्कुल सही। सर आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।